हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। और क्लास 10th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि धातु और अधातु। तो इसके बारे में हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे। काफी सारे टॉपिक्स जो है वो हमने यहाँ पर कवर कर लिए थे। तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया था कि क्यों हम स्टडी कर रहे हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की। सिर्फ मेटल्स और नॉन मेटल की स्टडी क्यों की जा रही है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। फिर इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर ली थी, कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन से हमारे मेटल्स हैं, कौन से हमारे नॉन मेटल्स हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बात कर ली थी। फिर बात कर रहे थे हम केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली थी, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को हमें आज डिस्कस करना है। चलिए बच्चों, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और एक बार आप देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम पढ़ चुके हैं, अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। चलिए, तो हमने पढ़ लिया था कि मेटल जब एयर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है। जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, ये भी हो गया था। अच्छा, फिर हमने डिस्कस किया था कि सारे मेटल ऐसे ही क्या नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते। देखो, कुछ मेटल्स जो होते हैं वो वायलेंटली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। जैसे कि बात करें हम, सोडियम है, पोटेशियम है, तो ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। लेकिन कुछ मेटल जैसे कि कैल्शियम है, ये इतना वायलेंटली रिएक्ट नहीं करता। हालांकि रिएक्ट करता है लेकिन इतना वायलेंटली रिएक्ट नहीं करता। जैसे कि अगर हम बात करें सोडियम की या पोटेशियम की, तो ये क्या करते हैं, सीधा वहां पर इतने वायलेंटली रिएक्ट करते हैं कि आग पकड़ लेते हैं। जबकि कैल्शियम क्या है, रिएक्ट करता है लेकिन इतना ज्यादा वायलेंटली रिएक्ट नहीं करता कि वो आग पकड़ सके। ठीक है, तो वो इतनी ज्यादा हीट इवॉल्व नहीं करता कि वो आग पकड़ सके। वही बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम तो वाटर के साथ जो है, कोल्ड वाटर जो है उसके साथ रिएक्ट ही नहीं करता, वो रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ। ठीक, वही हमने कुछ और मेटल्स की बात की थी जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। ना वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ही वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, तो बच्चों ये रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ। तो वही कुछ और मेटल है जैसे कि लेड है, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड है, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है। ठीक है, ये कुछ ऐसे मेटल है जो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। ठीक, तो रिएक्टिविटी सीरीज कुछ इस प्रकार से है, ये हमने अपने लेक्चर प्रीवियस लेक्चर में देख ली थी अच्छे से। चलिए, तो यहाँ पर मेटल्स एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है जब कोई मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो इसको हम देख चुके थे प्रीवियस लेक्चर में। चलिए, तो आज यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। चलिए, मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट के, यानी कि दूसरे जो मेटल सॉल्ट है उनके सॉल्यूशन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। चलिए, तो पहला, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर बेटर एविडेंस फॉर द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। अब ये हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, एक बेटर एविडेंस है। इफ मेटल ए डिस्प्लेसेस फ्रॉम मेटल बी, if metal A displaces metal B from its solution, it is more reactive than B। ठीक है, अगर मेटल A डिस्प्लेस होता है, मेटल B फॉर्म इट्स सॉल्यूशन, तो मेटल B अपना सॉल्यूशन बनाता है, इट इज मोर रिएक्टिव देन B, जो क्या होगा, B से भी ज्यादा रिएक्टिव होगा। देखो, यहाँ पर है मेटल A, यहाँ पर है सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ B, B का सॉल्ट सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से। अब ये बन जाएगा सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ A, और यहां पर लेफ्ट बच जाएगा मेटल बी। तो ए इस तरीके से ये रिएक्शन बन जाएगी। जैसे हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, Fe मेटल प्लस हमारा कॉपर सल्फेट CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस, कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। साफ साफ यहाँ पर इसको देख लीजिए आप लोग, या एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात यहाँ पर कर रहा है, जो हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, है ना, 10th के साइंस के चैप्टर 1 में हमने जब जहाँ पर केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, वहां पर हमने इसको अच्छे से पढ़ लिया था। तो क्या है यहाँ पर, Fe मेटल है प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 गिव
FeSO4 प्लस Cu। इस तरीके से ये रिएक्शन होती है, ठीक है। चलो, तो आप ये नोट कर सकते हो, ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद रिएजेंट्स लाइक। अब सारे ही मेटल जैसे ऑक्सीजन है, वाटर है या एसिड है, इनके साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक। सो वी कैन नॉट पुट ऑल द मेटल सैंपल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। इसीलिए हम सारे मेटल्स को कहाँ नहीं रख सकते, जो भी हमारे मेटल सैंपल्स हैं उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी में हम नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे पीछे हमने यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था, देखो यहाँ पर रखा था डिक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन वही हमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि सारे मेटल्स को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में या उनकी रिएक्टिविटी का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि सारे ही मेटल जो है वो ऑक्सीजन, वाटर या एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक। चलिए, तो पहले आपको इतना नोट कर लेना है, फिर आगे इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो बात कर लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज की, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कौन सा मेटल जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है, कौन सा बीच में है, एवरेज है, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर देखो कुछ मेटल्स हैं जो है मोस्ट रिएक्टिव और कुछ है लीस्ट रिएक्टिव। तो देखो गोल्ड आपको दिख रहा होगा, ये है लीस्ट रिएक्टिव और सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम और सोडियम, है ना, होता है सबसे ज्यादा रिएक्टिव। हमने क्या कहा कि इसको ये एयर के साथ भी रिएक्ट करता है, वाटर में डाल दो तो एकदम से क्या हो जाता है, वॉयलेंटली रिएक्ट करता है, ठीक है। चलिए, तो कुछ मेटल्स जो बीच में है जो रिएक्टिव भी है, जैसे कैल्शियम भी काफी रिएक्टिव है और कुछ लीस्ट रिएक्टिव भी है। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक। चलो, अब एक और यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर तो है ही। अब यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स दिए हुए हैं कि मोर रिएक्टिव देन कार्बन एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। अब ये क्या है, कार्बन से ज्यादा क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है और एक्सट्रैक्ट किया गया है इलेक्ट्रोलिसिस से। कौन से है ये, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो ये तो आपको याद कर लेने हैं एक साथ, ठीक। फिर उसके बाद कार्बन से नीचे है जो लेस रिएक्टिव देन कार्बन, कार्बन से कम रिएक्टेड है, इन रिडक्शन से एक्सट्रैक्ट किया, जैसे कि जिंक, आयरन, टिन, लेड, ठीक है। जैसे ये वाले देखो, ये चारों जिंक, आयरन, लेड, ठीक है, बीच में टिन भी है। तो ये क्या है, कार्बन से कम रिएक्टिव है, ठीक। अब बात करते हैं वेरी अनरिएक्टिव। अब ये कुछ ऐसे हैं जो ज्यादातर क्या है, अनरिएक्टिव है, जो अपनी नेटिव स्टेट में ही पाए जाते हैं, जैसे कि गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर। तो ये सारे ही क्या है, बहुत ही कम अनरिएक्टिव होते हैं, बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, या हम कहें कि अनरिएक्टिव होते हैं। तो बच्चों ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका आज का होमवर्क है कि आपको ये जो टेबल है इसको लर्न कर लेना है पूरा। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है, आपको ये पूरा अच्छे से लर्न कर लेना है, ठीक है। तो अभी आप इसको नोट कर लीजिए और कोशिश कीजिए अगर अभी आपको लर्न हो जाए तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। चलिए, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज या हम इसे एक्टिविटी सीरीज कहते हैं, ये आपने नोट कर ली होगी। तो आपको ये जो है एक्टिविटी सीरीज पूरी लर्न करके आना है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। चलिए, तो नोबल गैसेस, अच्छा ये वाला पोर्शन आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, एक बार इसको दोबारा से पढ़ते हैं, आपका अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। तो नोबल गैसेस हैव कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। अब हम जानते हैं जो हमारे नोबल गैसेस होते हैं, बच्चों नोबल गैसेस होते कौन कौन से हैं, वैसे होते कौन कौन से, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे नोबल गैसेस होते हैं। अब नोबल गैसेस के बारे में हमें पता है कि ये क्या होते हैं, ज्यादातर रिएक्टिव नहीं होते। क्यों नहीं होते ये रिएक्टिव, क्योंकि इनका जो ऑक्टेट होता है वो पहले से ही क्या होता है, कंप्लीट होता है ना। तो अगर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट है यानी कि वो क्या है, स्टेबल है। अगर वो पहले से स्टेबल है तो वो क्यों किसी और एलिमेंट के साथ या किसी एटम के साथ रिएक्ट करना चाहेगा, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, है ना। अगर हम मान लें कोई अनरिएक्टिव है, किसी एटम की बात करते हैं, कोई एटम क्या है, अनरिएक्टिव है, तो वो क्या करना चाहेगा, किसी और एटम के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा या किसी और एटम के साथ रिएक्ट करना चाहेगा,
है ना। रिएक्ट करने से क्या होगा, उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेगा, या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कैसे भी करके वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, तब वो स्टेबल हो जाता है। तब वो क्यों किसी और के साथ रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा, है ना। तो वैसे हमारी जो नोबल गैसेस होती हैं बच्चों, वो क्या होती हैं, पहले से ही स्टेबल होती हैं, उनको स्टेबिलिटी अचीव नहीं करनी पड़ती, उन्होंने स्टेबिलिटी पहले से ही अचीव की होती है, इसीलिए वो नोबल गैसेस है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं। तो नोबल गैसेस है वो कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। अब नोबल गैसेस का क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल होता है, बिल्कुल कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल होता है, यानी कि उनका जो ऑक्टेट है वो पूरा कंप्लीट होता है। अब हमने ये भी पढ़ा है कि हीलियम को छोड़कर, हीलियम का क्या होता है, ड्यूप्लेट स्टेट होती है, वो वहां पर भी स्टेबल होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स में। बाकी सबको क्या चाहिए होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सो दे शो लिटिल केमिकल रिएक्टिविटी, इसीलिए ये ज्यादा केमिकल रिएक्टिविटी शो नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत केमिकल एक्टिविटी तो ये शो करेंगे ही, थोड़ा बहुत केमिकल एक्टिविटी शो करेंगे। ठीक, अगला है, इट मीन्स रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज अ टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। यानी कि रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट क्या है, एलिमेंट की रिएक्टिविटी हम कैसे बताएंगे, टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। यानी कि कोई भी एलिमेंट रिएक्ट क्यों कर रहा है, क्यों हम कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि वो क्या चाहता है, अपना जो वैलेंस शेल है उसको कंप्लीटली फिल्ड करना चाहता है, कंप्लीटली फिल करना चाहता है। ठीक, वहीं अगर हमने बात की थी नोबल गैसेस की, जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, तो ये सारी जो नोबल गैसेस हैं, इनका जो आउटर शेल है, या हम कहें इनका जो वैलेंस शेल है, ये पहले से ही कंप्लीटली फिल है। अब कंप्लीटली फिल है तो ये क्यों रिएक्ट करेंगे किसी और के साथ, तो ये रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए ये बहुत कम रिएक्टिविटी शो करते हैं। वैसे ही जो हमारे अदर एलिमेंट्स होते हैं, जो जितना कम जिसका कंप्लीटली फिल्ड होगा वैलेंस शेल, वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। चलिए, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अगर हम नोबल गैसेस की बात करें, देखो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, तीनों ही क्या है, नोबल गैसेस है। अब इनके एटॉमिक नंबर देख लीजिए, 2 है, 10 है और 18 है। अब इनके वैलेंस शेल की बात करें, वैलेंस शेल यानी कि जो हमारा आउटर शेल होता है, वैलेंस शेल किसे कहा जाता है, आउटर शेल को कहा जाता है। और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, उन्हें क्या कहा जाता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, अब वैलेंस शेल अगर हम बात करें, कोई एलिमेंट है, इसके सिर्फ 2 ही शेल हैं। अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है, ठीक है, इसके 1 और 2 शेल है, तो इसका वैलेंस शेल कौन सा होगा, ये वाला। अगर कोई है उसके 3 शेल है, तो अब वैलेंस शेल कौन सा होगा, ये आउटर वाला। तो वैलेंस शेल यानी कि जो आउटर शेल होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कहा जाएगा। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर हीलियम की, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स को शेल में डिस्ट्रीब्यूट करें, अब शेल में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये तो हमने क्लास 9th में पढ़ा था, जब हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ा था, है ना, परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ा था। तो वहां पर हमने बहुत अच्छे से समझा था कि इलेक्ट्रॉन्स को जो है उनके शेल्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और ये क्या होता है, एक अपवाद है, एक एक्सेप्शनल केस है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन पर भी क्या होता है, स्टेबल होता है। चलो, तो देखो ये क्या है, स्टेबल है, ठीक है, ये तो स्टेबल है, यानी कि अब इसको कोई और इलेक्ट्रॉन की जरूरत तो है नहीं, इसीलिए ये इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता। बात कर लेते हैं नियॉन और आर्गन की, तो नियॉन का ये है वैलेंस शेल, यह है आर्गन का वैलेंस शेल, और इनका जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसके वैलेंस शेल में है 8 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में भी है 8 इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि इनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है, तो ये क्या है, स्टेबल है। वही बात करते हैं अगर हम सोडियम की, तो सोडियम में देखो बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन। उन इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें अलग अलग शेल्स में, तो पहले शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल शेल में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, बचा 1 इलेक्ट्रॉन, ये आ गया एम शेल में। ठीक है, चलो, अब यहाँ पर ये रिएक्ट करेगा, है ना, रिएक्टिव होगा। अब देखो इसको स्टेबल होने के, या तो ये क्या करे, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, यहाँ से किसी को डोनेट कर दे,
किसी को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। अगर ये किसी को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इसके शेल, तब इसका आउटर शेल कौन सा बन जाएगा, ये वाला, ठीक। और इसमें रहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, फिर ये हो जाएगा स्टेबल, ठीक है। या तो ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन्स ले ले, अगर ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसका जो ये आउटर शेल है इसमें 7 + 1 हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, फिर ये हो जाएगा स्टेबल। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये 7 इलेक्ट्रॉन तो नहीं लेगा, तो ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेता है, जिस वजह से अब ये बन जाता है इसका आउटर शेल, फिर ये हो जाता है स्टेबल, ठीक। चलो, तो वैसे ये सारे एलिमेंट्स है, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम। फिर यहाँ पर कुछ नॉन मेटल्स भी हैं, ठीक है। अब बात यह है, जो मेटल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। और जो नॉन मेटल्स हैं वहां पर आप देखोगे कि ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, ठीक। जैसे बात करते हैं नाइट्रोजन, जो कि एक नॉन मेटल है, इसके आउटर शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलग अलग शेल्स में। तो पहले शेल में आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं पहले शेल में, फिर नेक्स्ट शेल में आएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करके क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि नॉन मेटल्स में ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, जबकि जो मेटल्स है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। और जो नोबल गैसेज है, ना तो वो डोनेट कर रहे हैं, ना तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो ये एक पहला पॉइंट आपको नोट कर लेना है। फिर आपको ये टेबल भी जो है ये भी आपको नोट कर लेनी है बच्चों। AUGIC सेल दे, क्या बच्चों आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है तो हैंड रेज कीजिए, माइक ले लीजिए बेटा, आप में से कोई माइक ले लीजिए, माइक ऑन कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। बच्चों आप कौन सी, गुड मॉर्निंग, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं बेटा हम? 11th क्लास में। चलिए, तो आप जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है? हाँ मैम। कौन सा टॉपिक चल रहा है? ये इलेक्ट्रॉन्स लीनियर देने का। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, बैठ जाइए। चलिए, तो हमने यहाँ पर देखा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। सिंपली हमने देखा कि जो नोबल गैसेस हैं, तो नोबल गैसेस पहले से ही उनके शेल्स कंप्लीट है, तो उनको ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है, ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन्स लेने की जरूरत है। वहीं बात करते हैं मेटल्स की, तो यहाँ पर जो मेटल्स हमें दिख रहे हैं उनका आउटर शेल जो है वो कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट होने का मतलब है आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो आप यहाँ पर जिन भी एलिमेंट का आउटर शेल देख रहे हो उनके 8 इलेक्ट्रॉन उनके आउटर शेल यानी कि जो सबसे बाहर वाला शेल है उसमें कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, सॉरी, कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक। चलो, इतनी बात तो हो गई। अब कुछ एक पॉइंट पे हमें यहाँ पर बात करनी है। चलिए, तो अब यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं। अ सोडियम एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। अब जो हमारा सोडियम एटम है, ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल पे क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। कैसे है आउटर मोस्ट शेल पे एक इलेक्ट्रॉन, देखो ये है हमारा सोडियम, Na इसका क्या होता है, सिंबल होता है, ठीक। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम इनको शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करें तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले शेल में, ठीक है, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं सेकंड शेल में, ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन होता है हमारा जो अगला शेल है ना। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर ये रहा सोडियम 281, ठीक है। चलो, तो ये हमारा के शेल, ये हमारा एल शेल और ये हमारा एम शेल, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, ये वैलेंसी निकालनी सबको आती होगी कि वैलेंसी कैसे निकाली जाती है। अच्छा, वैलेंसी का मतलब क्या है, वैलेंसी का मतलब है कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी कि कैसे कोई एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी यानी कि जैसे इसकी वैलेंसी क्या है, 1 है,
क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को या तो किसी को डोनेट कर दे, है ना, या तो किसी 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो अब 7 इलेक्ट्रॉन लेना क्या हो जाएगा, यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये अपना अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो इसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, इसीलिए इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। ठीक है, तो ऐसे ही जब हम अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो साथ साथ उनकी वैलेंसी भी पढ़ते रहेंगे। वैसे ये जो वैलेंसी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हम क्लास 9th में पढ़ चुके होते हैं, तो वहां पर हमारे पास डिटेल में ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट हमें पढ़ना है। इफ इट लूजेज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एम शेल, अगर ये एम शेल से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो इसका जो एल शेल है बिकम द आउटर मोस्ट शेल, जो कि हमने अभी कहा कि अगर ये एम शेल से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो इसका जो ये वाला शेल है ना, ये क्या बन जाता है, इसका आउटर मोस्ट शेल बन जाता है। ठीक है, गिविंग अ स्टेबल ऑक्टेट, जिस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो एक स्टेबल ऑक्टेट बन चुकी है। ठीक है, नाउ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 10 बट द न्यूक्लियस हैज 11 प्रोटॉन्स। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो चुकी है, 10 हो चुकी है। कब हो चुकी है, जब हम इस एम शेल को यहाँ से हटा दें, इसका इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, डोनेट कर दे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो कितनी हो गई है। अब यहाँ पर बच्चों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का साइन होता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या है 10, इलेक्ट्रॉन 10 है, लेकिन प्रोटॉन की अगर हम बात करें वो तो अभी भी 11 ही है, यानी कि इस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है ना। इलेक्ट्रॉन क्या है, चले गए, इलेक्ट्रॉन क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो यहां से चला गया, और प्रोटॉन्स क्या है, अभी भी 11 है। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज। So there is a net positive charge giving a sodium cation Na positive, इसीलिए इसे कहा जाएगा Na positive, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसीलिए ये क्या बनेगा, Na पॉजिटिव। ठीक है, तो बच्चों का ये कंफ्यूजन होता है, ये Na पॉजिटिव ही क्यों बना, Na नेगेटिव क्यों नहीं बना, है ना। अगर हम Cl की बात करते हैं, क्लोरीन की, तो Cl हमेशा नेगेटिव क्यों बनता है, Cl पॉजिटिव क्यों नहीं बना उस टाइम पर जब हम इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे, गेन कर रहा था या एक्सेप्ट कर रहा था, क्यों नहीं बना। तो उसका आंसर यही है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा है। देखो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ये भी समझ सकते हैं कि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, किसी को डोनेट किया। जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन देता है, डोनेट कर रहा है, उसमें क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसीलिए ये क्या हो गया, Na पॉजिटिव। चलो बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो उसके आउटर मोस्ट शेल पर होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए होता है एक और इलेक्ट्रॉन। तो वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, वो एक इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करेगा, है ना, किसी से मांगेगा एक इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन जब किसी से एक इलेक्ट्रॉन मांगता है तो उस पर आता है नेगेटिव चार्ज, तो इस तरीके से वो बन जाता है क्लोरीन, क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज। ठीक, चलिए, तो ये था सोडियम, ये था सोडियम आयन, तो ये था क्लोरीन एटम, ये हो गया क्लोराइड आयन। ठीक है बच्चों, चलिए तो पहले इतना नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।